केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है, उस पर बैन लगा दिया है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। इसमें ये आरोप भी लगा है पीएफआई पर कि युवाओं को रेडिकलाइज करने की ये कोशिश करते थे। विदेशों से फंड लेकर देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ऐसा आरोप है। यूपी, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने इस पर बैन की सिफारिश की थी। सिमी, जेएमवी और आईएसआईएस से इनके तार जुड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। आपको बता दें, कल हमने देखा था कि पीएफआई के ठिकानों पर एक बड़ी रेड की गई थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी। 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। पहले भी पीएफआई से जुड़े लोगों की धरपकड़ हुई है। टेरर लिंक के आरोप में इन पर यह कार्रवाई पहले भी होती रही है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 दूसरे संगठनों पर कार्रवाई हुई है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। वो बता देते हैं आपको नाम: रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल का जो है, इन तमाम बाकी सहयोगी संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। नीता शर्मा जो कि दिल्ली में है, सुनील सिंह मुंबई में है, मुकेश दिल्ली में है, साथ ही बेंगलुरु से नेहाल किदवई, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नीता, आपका रुख करेंगे। नीता, कल हमने देखा था कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी हमने देखा एनआईए और पुलिस, तमाम एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी। 5 साल का गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो बैन लगा है, इसके मायने समझाएं। क्या इससे जुड़े लोगों पर अब कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, बताएं डिटेल में। जो पहली कार्रवाई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पिछले हफ्ते, जिसमें 106 लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो मुख्य कार्रवाई थी। उसमें इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनकी एफिलिएशन से जुड़े हुए, चाहे इनके संगठनों से जुड़े हुए, उन पर कार्रवाई की गई थी और उनके ऊपर सीरियस धाराएं लगाई गई थी। कल जो ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये एक प्रिवेंटिव एक्शन था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये लोग जो पीएफआई वाले हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्लान कर रहे हैं, जिसके तहत ये कल कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार पिछले कई सालों से पीएफआई को बैन करने की जो लीगल कार्रवाई है वो कर रहा था, लेकिन जो पिछले हफ्ते कार्रवाई हुई उससे उसे बल मिला। यही नहीं, ये भी अब बताया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज ने भी जो रिहैब इंडिया फाउंडेशन का जो एक बैंक था उसे भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे भी जो सेवरल बैंक अकाउंट्स हैं, उनके जो फाइनेंशियल प्रोफाइल जो लोग खोल रहे थे उनसे मैच नहीं करते थे। साथ में ये भी बताया जा रहा है, ये संगीन आरोप है कि पीएफआई के लिंकेजेस जमात मुजाहिदीन जो बांग्लादेश की है और जो आईसिस है सीरिया और इराक में जो ऑपरेट करती है, उससे लिंकेजेस हैं। जब पिछले हफ्ते एनआईए ने भी कार्रवाई की थी तो उन्होंने भी ये बात पे स्ट्रेस किया था कि जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रोस्क्राइब्ड यानी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नौजवानों को जोड़ रहे हैं। आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इन लोगों ने साफ लिखा है कि ना सिर्फ नौजवान, विमेन, लॉयर्स और इनको बहकाकर, इनको रेडिकलाइज कर इनके संगठनों से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, जो पैसे हैं वो बाहर से लेकर आते हैं और हवाला चैनल से लाते हैं, बैंकिंग रूट से लाते हैं और इस तरह उसको घुमाते हैं कि इतनी लेयरिंग उसकी बना दी जाती है कि उसे फिर टेरर रिलेटिंग एक्टिविटीज और भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज, गतिविधियां जो हैं, उसमें इसे जो है वो यूज किया जाता है। ये बहुत संगीन आरोप है। 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने इनको ही नहीं बल्कि इनकी जितनी भी एफिलिएशंस हैं, इनकी 4-5 एफिलिएशंस हैं जिनको बैन कर दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिहैब है और साथ में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन है केरला की। यही नहीं, साथ में केसेस भी दिए हैं, उन्होंने इंस्टेंसेस दिए हैं कि ये इंस्टेंस हुए हैं। 2016 में केरला में ये हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो प्रोफेसर साहब जिनको
जिनके हाथ काट दिए गए थे 2021 में केरला में, उन सब का हवाला दिया है केंद्र सरकार ने कि इन वजहों में, इन केसेस में इनकी जो मौजूदगी है, इनकी जो प्रेजेंस है वो देखी गई है, जिसके तहत ये 5 साल का यूएपीए के तहत बैन किया गया है। अब अगर कोई भी शख्स इनसे और इनके संगठनों या फिर इनकी संस्थाओं से जुड़ेगा तो उसके ऊपर जो लॉफुली जो है वो कार्रवाई की जा सकती है यूएपीए के तहत। बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहें। मुकेश भी हैं, निहाल भी हैं, सुनील सिंह है। एक बार पहले मुकेश के पास चलते हैं, उसके बाद निहाल के पास और सुनील के पास चलेंगे। मुकेश, सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, इसका कहना है कि ये सोशल वर्कों में रहा है, लेकिन अब 5 साल का बैन है। पिछले सालों में कौन कौन से आरोप लगे और उन आरोपों में क्या कोई कन्विक्ट हुआ कभी? अगर आप देखें तो 2001 में सिमी बैन हुआ था। सिमी संगठन जो था वो 2001 में बैन हुआ था। इसके बाद 2009 में कोझीकोड में एक बैठक हुई और इसमें आरोप ये है कि जो लोग सिमी में शामिल थे वही लोग फिर पीएफआई में शामिल हो गए। पीएफआई संगठन की बैठक हुई और इसमें सिमी के लोग शामिल हुए और कुछ और संगठन थे जो कि जिनका इसमें विलय हो गया। उसके बाद 2010 में ये संगठन गृह मंत्रालय में पंजीकृत हुआ और तब से लगातार ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। हालांकि ये दावा करता रहा है कि ये सोशल एक्टिविटी करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम, बुजुर्गों को रखने का काम, ऐसी बहुत सारे जो सोशल वर्क है वो करता है। लेकिन अगर आप देखें इसका इतिहास तो लगातार इसके जो मेंबर्स हैं वो अरेस्ट होते रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाम इसका तब आया जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए और एंटी सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए। पूरे देश में ये प्रोटेस्ट हुए और जहां जहां दंगे हुए वहां पर पीएफआई के मेंबर्स का नाम आया। हाथरस में जो दलित लड़की की हत्या हुई उस मामले में भी 4 लोग गिरफ्तार किए गए जिनका संबंध पीएफआई से बताया गया। तो इस तरह से लगातार ये एलिगेशन लगते रहे कि पीएफआई के मेंबर जो हैं वो हिंसा फैलाने में, कट्टरता फैलाने में, लोगों को उकसाने में लगातार एक्टिव रहते हैं। और दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने लगातार पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया। ये भी आरोप लगे कि ये इनकी जो फंडिंग है वो देश के बाहर से आती है। 11 से ज़्यादा इनके ऐसे मेंबर हैं जो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए पाए गए और इनमें से कई तो बाहर मारे गए, कुछ लोगों को भारत में पकड़ा गया। तो इस तरह से लगातार इनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती गई और पूरा एक जो लिस्ट है अगर आप देखें तो देश में ऐसी कई टारगेट किलिंग हुई हैं, कई बड़ी किलिंग हुई हैं, कई पॉलिटिकल किलिंग हुई हैं जिसमें इसके मेंबर्स का नाम आया। तो इसको बैन करने की बात पहले से चलती रही थी, लेकिन जिस तरह से एनआईए ने रेड की, ईडी ने रेड की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इनका संगठन है रिहैब ऑफ इंडिया उसको जो बैन किया, बहुत 1 साल पहले ही बैन कर दिया था, उसके बाद से लग रहा था कि इस पर बैन लगेगा और आज जो केंद्र सरकार है वो उसने बैन लगा दिया है और इसकी सभी तरह की जो एक्टिविटी है उस पर रोक लगा दी गई है। जी, हमारे साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई भी है, उनका रुख करते हैं। निहाल, पीएफआई की अगर बात की जाए तो कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां पर उसकी पकड़ मजबूत पाई जाती है और जब छापेमारी हुई थी केरल में किस तरह से हंगामा भी पीएफआई ने उसके जुड़े लोगों ने किया था, हमने देखा था। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, यूपी, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने सिफारिश की थी इसको बैन लगाने के लिए। अब क्या ये जब कार्रवाई हुई है, 5 साल के लिए बैन लगा है, क्या कुछ हंगामा या क्या कुछ आशंका यहाँ पर अब हो सकती है राज्य में? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी और जो पुलिस महकमा है उसको भी शायद कहीं ना कहीं वो ये कयास लगा रहा था कि पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और इसीलिए कल देखिए कर्नाटक में पूरे राज्य में राज्य सरकार की तरफ से, राज्य पुलिस की तरफ से एक क्रैकडाउन हुआ और पीएफआई के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया, एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। और इसके साथ ही साथ और जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एनआईए जब यहाँ पर दबिश के लिए आई थी तो उस एनआईए के काम में इन्होंने बाधा डालने की कोशिश की थी। कई के नाम पहले से हैं, कई सारे आपराधिक मामलों में, तो सारी लिस्ट पुलिस के पास पहले से तैयार थी और जाहिर है कि जब इस तरह की कार्रवाई हो रही थी तो एनआईए का कहीं ना कहीं से निर्देश रहा होगा और उसके बाद पूरे राज्य भर में कार्रवाई हुई और इसके बाद 100 के आसपास कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, दूसरी लिस्ट भी तैयार है। तो जाहिर है कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे
पूरी व्यवस्था करके रखी है कि किसी तरह से कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर समस्या खड़ी न हो। लेकिन पुलिस के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो तटीय कर्नाटक, जहाँ पर संघ परिवार भी बहुत सक्रिय है और साथ ही साथ पीएफआई भी बहुत सक्रिय है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, चाहे वो मैंगलोर हो, उडुपी हो और इसके आसपास का जो उत्तर कन्नड़ा का जो इलाका है, इन सभी जगहों पर काफ़ी संघर्ष देखने को मिला है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और ऐसे में कई बार राज्य सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कई बार इन सरकारों ने केंद्र से मांग की थी कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए। 2006 में जब पीएफआई केरल में बना था तो ये जो पूरा इलाका है कर्नाटक केरल का, जो बॉर्डर है मैंगलोर के पास कासरगोड होते हुए, वहाँ पर ये काफ़ी सक्रिय है। तटीय इलाके में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी सक्रिय है। तो यहाँ पर काफ़ी दबिश दी गई। पुलिस ने, राज्य पुलिस ने भी अपनी तरफ से एक, आप कह सकते हैं कि अपना काम एक तरह से पूरा किया कि अगर बैन लगता है तो किसी तरह के यहाँ पर अप्रिय घटना न हो और हालात बेकाबू न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तरफ से भी कार्रवाई की है। कई कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, कई पर उनकी नज़र है। तो जाहिर है कि पुलिस ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी। जी, सुनील सिंह हैं, उनके पास चलते हैं जो मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है सुनील, अंडरवर्ल्ड के लिए भी बदनाम था, बम धमाकों के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड ने तहलका, वो एक टेरर फैलाया था। मेरा सवाल आपसे था कि यहाँ पे पीएफआई की मौजूदगी कितनी दिखती थी आपको, या उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कब कब कौन कौन गिरफ्तार हुआ, किस तरह की कार्रवाइयां पिछले कुछ सालों में हुई, अगर हम मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें? देखिए शारिक, अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में पीएफआई का बहुत ज़्यादा कहीं कुछ जोर या फिर कोई दफ्तर या कोई एक्टिविटी कभी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मुंबई से सटे आप जाएंगे तो मुंब्रा में, ठाणे का जो जिला है, कल्याण में, भिवंडी में, और आगे फिर आप पुणे जाएंगे तो कोंडवा में, फिर उसके बाद आप औरंगाबाद जाएंगे, सोलापुर जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके हैं, खास करके मराठवाड़ा इलाके हैं, वहाँ पर उनकी गतिविधियाँ काफ़ी तेज थी और अक्सर उनके बारे में खबरें भी आया करती थी। जब ये अजान वाला मामला उठा था कि लाउड स्पीकर से अजान देने का जब विरोध किया था एमएनएस ने, उस दौरान जो विरोध का एक स्वर जो खास करके उठा था और जो विरोध हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, वो पीएफआई की तरफ से हुआ था और वो मुंब्रा में हुआ था। तब उनके जो वहाँ के प्रमुख थे मतीन, उनको उस समय गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में जमानत हो गई। तो कल हमने जब देखा कि देशव्यापी जो कार्रवाई कल भी हुई, लेकिन कल की जो कार्रवाई थी वो राज्य की पुलिस की तरफ से की गई थी। उसमें तकरीबन 40 लोगों को अलग अलग जगहों से, नांदेड़ से, औरंगाबाद से, सोलापुर से, पुणे से, कल्याण से भी 4 लोग गिरफ्तार किए गए, ठाणे से। तो इन सभी लोगों को एहतियातन गिरफ्तार उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनकी जो कार्रवाई की गई है वो 151 के तहत की गई, यानी कि प्रिवेंटिव एक कार्रवाई की गई है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश थी इस आदेश के बाद कहीं ये जाकर कुछ और विरोध प्रदर्शन न करे, कुछ मामला सामाजिक तनाव न फैले, इसके लिए एहतियातन कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं कि इनकी मंशा के बारे में, तो अभी जब 22 सितंबर को देशव्यापी कार्रवाई हुई थी, एनआईए ने की थी, उसी दिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 4 यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए थे, जिसमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि दक्षिण भारत का जो काडर है पीएफआई का, वहां से इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, महाराष्ट्र के काडर को, कि ये संघ मुख्यालय जो नागपुर में है उसकी ज्यादा जानकारी निकालें, जो दशहरा के दिन पथ संचलन होता है उसकी जानकारी निकालें और उसकी जानकारी पूरी दें। और ये भी बताया गया कि आरएसएस के और बीजेपी के कुछ नेता इनके निशाने पर हैं। तो ये इस तरह से इनके बारे में एक संदिग्ध गतिविधियां की जानकारी जरूर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि ये समाज सेवा के नाम पे लोगों में, खास करके मुसलमानों में, एक कट्टर भाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप जरूर लगता रहा है पीएफआई। जी।